अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अधिक श्रावण शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशी च दिनांक 31 जुलै 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा। शंखं चक्रं जलौकान्ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। स्रोतसां सन्निरुद्धत्वात् स्वेदं न नाधिगच्छति सत् स्वस्थानात् पृच्छते चाग्नौ प्रायश्च तरुणी ज्वरे। तो तरुण ज्वर में प्रायः स्रोतों का रोध होने के कारण आदमी को स्वेद नहीं आता और अग्नि भी इस स्थान से प्रस्तुत इस प्रकार का होता है। तो ये भी एक बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की है। अरुचिश्चा विपाकश्च गुरुत्वम् उदरस्य च हृदयस्य विशुद्धिश्च तंद्रा च आलस्यमेव च। तो ये अभी पहले साम ज्वर का इस प्रकार का लक्षण बताते हैं। ज्वरस्यामस्य लक्षणम इस प्रकार से। तो अरुचि अविपाक गुरुत्व उदरम, ये मैंने बताई थी बात कि ये थोड़ा सा आसान तरीका है, सामता है या नहीं है देखने का इस प्रकार से। और अगर खाली पेट अगर हम पेट देखते हैं और वो मृदु नहीं लगता, भरा हुआ इस प्रकार का लगता है, गुरु इस प्रकार का प्रतीत होता है और नाड़ी भी उसी प्रकार के है, तो सामावस्था है, ये बात ध्यान में रखनी है और फिर लंघन देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। हृदयस्या विशुद्धिश्च हृदय में विशुद्धि न होना, ये अविशुद्धि होना। तंद्रा च आलस्यमेव च तंद्रा और आलस्य इस प्रकार की बात है। ज्वरः अविसर्गी बलवान, तो ज्वर उतरने वाला नहीं है, अविसर्गी इस प्रकार का और बलवान। यह भी काफी दिक्कत का मामला हो गया है। हमारे जो वैद्य है, जो केवल आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी अगर ज्वर उतरा नहीं तो डोलो या क्रोसिन वगैरह ऐसी कुछ दे देते हैं दवाइयाँ, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो आगे डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। एक बार इस प्रकार से बुखार उतारने की आदत पड़ गई, उसके साथ में अगर लंघन करते रहते हैं तो एक थोड़ी अलग बात होती है, लेकिन खाना भी जल्दी शुरू कर देते हैं, ऐसा भी है।
तो अविसर्गी ज्वर है, उतरने वाला नहीं है, तो भी 1-2 गमक उसके है कि पाँव ठंडे या गर्म है, ये देखना ज़रूरी है इस प्रकार से। पाँव अगर ठंडे है, तो समझ लेना है कि ज्वर और भी बढ़ने वाला है, चाहे उस समय में 103 बुखार ही क्यों ना हो, इस प्रकार से। तो प्याज का रस लगाते हैं, उससे 1 डिग्री से तो कम हो जाता है, इस प्रकार से। मस्तक ज़्यादा गर्म है तो शायद ये पट्टियाँ रख सकते हैं, कोलन वाटर वगैरह इस प्रकार की, या चंदन कपूर का लेप इस प्रकार से लगा सकते हैं। और पेट अगर भारी है, तो समझ लेना है कि ज्वर उतरने वाला नहीं है। तो उसको एक्सेप्ट करो। सिर्फ कन्वर्जेंस उसमें अगर आते हैं, अपस्मार जैसे वेग आते हैं, तो थोड़ा दिक्कत वाला मामला हो सकता है, खास करके छोटे बच्चों में इस प्रकार से। तो भी सामावस्था है तो जयमंगल रस अच्छा काम करता है, और जनरली सामावस्था ये तो सामावस्था ही है, तो सुवर्ण सूचकर जयमंगल रस, लक्ष्मी नारायण रस इनका उपाय हो सकता है। या केरल में ज़्यादा प्रचलन है विट्टमारक, वो भी त्रिभुवन कृति जैसा पाठ है, और वो भी पाचन इस प्रकार की दवा है। तो जब तक दोषों का पाचन नहीं होगा, तब तक ज्वर उतरेगा नहीं, ये बात ध्यान में रखनी है। और फिर सिर्फ गर्म पानी पीते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा पेय वगैरह जो बात बताई गई है वो देना, ये इतना ही करो, या चाय कॉफ़ी दे दो, बाकी और कुछ नहीं देना है इस प्रकार से। तो ये अविसर्गी बलवान इस प्रकार का होता है, दोषाणाम अप्रवर्तनम, और दोष बाहर निकलते नहीं है इस प्रकार से। लाला प्रसेक रुल्लासा शुद्धाष्टो विरसमुखम, लाला प्रसेक रुल्लास इस प्रकार का, और क्षुधा बिल्कुल नहीं होना, विरस इस प्रकार का मुख होना, स्तब्ध सुप्त गुरुत्वंच गात्राणाम, गात्र जो है सभी शरीर, वह स्तब्ध सुप्त गुरु इस प्रकार के। और बहुमूत्रता, कि बहुत बार पेशाब को जाना पड़ना इस प्रकार से, तो ये एक टिपिकल लक्षण है बहुमूत्रता इस प्रकार से। न भी जीर्णाच न च ग्लानिर ज्वरस्यामस्य लक्षणम। और पुरुष भी जीर्ण या पक्व इस प्रकार का नहीं है, न च ग्लानि, ग्लानि भी नहीं रहती है। ये आम ज्वर का लक्षण इस प्रकार का माना जाता है। ज्वरवेगोदिकस्तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रमः मल प्रवृत्ति उत्क्लेशा पश्यमानस्य लक्षणम। How can tea or coffee be given in farm ज्वर as it is कषाय रसात्मक? यह भी लोगों को साथ में हो गया है। चाय या कॉफी इस प्रकार से। और साथ में मिहाशु बलन दत्ते नादि दोषं च बहुवत्ति, साथ में जो चीज है वो ज्यादा दोष बढ़ाने वाली नहीं है, और तात्काल बल देने वाली इस प्रकार की होती है। तो इसलिए इसको दे सकते हैं, अगर द्रवाहार देना है, ये प्रधान है इस प्रकार से। धने जीरे का कषाय भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा है इस अवस्था में। और पेय, अगर कफ प्राधान्य ज्यादा नहीं है तो पेय दे सकते हैं, नहीं तो तर्पणादि क्रम आगे जो बताया गया है वो देना है, लेकिन लिक्विड डाइट ही देना है। लोग खिचड़ी देते हैं, ये थोड़ा चावल दाल इस प्रकार का दे देते हैं, वो गलत है। सदन क्या है, षडंग पानी है, हाँ। वो तो दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि भारी गुरु इस प्रकार का कोई नहीं होना चाहिए, लंघन पाचन इस प्रकार का ही क्रम करना है, तो ये नहीं देना है इस प्रकार से। तो ज्वरवेगोधिक, ज्वरवेग बढ़ जाना, तो लोग मानते हैं अरे ये तो ज्वर बढ़ गया, तो ये काम नहीं कर रहा, इसलिए उसको तुरंत कुछ
ये क्रोसिन वगैरह देनी है, ऐसा नहीं करना है। ये तृष्णा, प्रलाप श्वसनम भ्रम, ये प्रलाप लक्षण तो लोगों को बहुत कष्टदायक मालूम होता है और फिर लोग घबरा जाते हैं इस प्रकार से। तो ये अगर पश्चिमाना ज्वर का लक्षण है तो चिंता करने की बात नहीं है। एक बार ज्वर पक्व हो जाने से ज्वर अपने आप उतर जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मल प्रवृत्ति उत्क्लेश पश्चिमानस्य लक्षणम, और मल परिवर्तन होना ये एक इसका अहम लक्षण है कि पचन हो रहा है, ये अभी समझ लेना है। और फिर यवाग्वस तिक्तको रसा, ये तो है आगे आने वाले हैं इस प्रकार से। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य अर्थ है घन आहार कुछ भी नहीं देना। चाहे कितनी भी वो कहे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए वगैरह वगैरह, तो भी नहीं देना है। षडंग पानी अच्छा ऑप्शन है, धनेजरी कषाय अच्छा ऑप्शन है, चाय कॉफी दे सकते हो, लेकिन डायरेक्टली गुरु घन इस प्रकार का आहार कुछ भी नहीं देना है। मूंग दाल का पानी, दाल का नहीं, आखे मूंग का पानी ये दे सकते हैं। उस्ता परपट को क्षीर चंदन दीक्ष नागरे, ये तो षडंग पानी है, तो वो दे सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है इस प्रकार की। तो उत्क्लेश ये पश्चिमान का लक्षण है। और बुखार बढ़ता है तो घबराने की बात नहीं है कि ये शांत हो जाएगा आगे। जनरली सुबह का जो टेम्परेचर रहता है या प्रातः काल का 5-6 बजे का, वो महत्वपूर्ण है। वो अगर 98 से ऊपर ही है या साढ़े साढ़े 98 से ऊपर ही है तो समझ लेना है फिर से बुखार आने वाला है आज भी। वो अगर पूरा उतर जाता है 97 97.5 तक आ जाता है तो फिर ज्वर बढ़ने की अपेक्षा नहीं रहेगी। अगर बढ़ता है तो बिल्कुल मामूली बढ़ता है, दूसरे दिन पूरी उतर जाता और पूरा उतर जाता है। लेकिन सुबह का टेम्परेचर अगर 98 से भी ज्यादा इस प्रकार का है तो समझ लेना है उस दिन भी बुखार आने वाला है। तो हमें ये लोगों को बताना चाहिए, हाँ आज फिर भी बुखार आएगा लेकिन कुछ चिंता मत करो, आज कम आएगा, इस प्रकार से रेंज उसकी जो है वो कम हो जाएगी, फिर दूसरे दिन बुखार या तीसरे दिन बुखार उतरेगा इस प्रकार से। तो ये सभी बातें कितना अजीर्ण रहा है, कितना दोष प्रकोप हुआ है, इसके आधार पर निर्भर है। दोष प्रकोप अगर ज्यादा है तो निश्चित रूप से ज्यादा समय लेने वाला है। मैंने कई वैद्यों को ऐसे देखा है कि आश्वासन दे देते हैं कि आज बुखार उतर जाएगा इस प्रकार से और उतरता नहीं है। तो फिर लोगों का विश्वास उड़ जाता है कि अरे आपने तो कहा था बुखार उतर जाएगा, लेकिन बुखार उतरा नहीं है इस प्रकार से। तो और लोगों को अभी आदत पड़ गई है कि थोड़ा भी बुखार ज्यादा है तो तत्काल क्रोसिन डोलो वगैरह इस प्रकार के दे देने का, तो बुखार उतर जाता है इस प्रकार से। ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है केवल, लेकिन लोग मानते हैं हाँ ठीक हो गया बुखार इस प्रकार से, वैसी स्थिति नहीं है। जब तक दोषों का पाचन पूरी तरीके से नहीं होगा तब तक आशंका रहती है कि बुखार फिर से बढ़े। क्षुत्क्षामता लघुत्वंच गातानां ज्वरमार्दवम दोष प्रवृत्ति रष्टा हो निरामय ज्वर लक्षण। तो क्षुत भूख लगना, क्षामता ये क्षीणत्व इस प्रकार का थोड़ा सा होना, लघुत्वंच गात्राणाम ज्वरमार्दवम, गात्र लघु महसूस होना, और अंगमर्द ये जो लक्षण है वो चला जाता है इस प्रकार से। ज्वर मार्दवम, जब ज्वर भी कम इस प्रकार का हो जाता है, दोष प्रवृत्ति ही, और दोष निकलने लगते हैं, अपने आप निकलने लगते हैं। अष्टाहा, और 8वां दिन, इस प्रकार से 7 दिन तक चला और 8वें दिन प्राप्त हुए तो निराम ज्वर लक्षण। तो ये निराम ज्वर, बाकी सभी लक्षण साथ में है तो ये निराम ज्वर को समझ लेना चाहिए। तो ऐसी हालत में 8 दिन तक रुकना ये पुराने जमाने की बात रही। अभी फीवर में स्वेदन कराकर ज्वर उपशम हो सकता, ज्वर उतारा जा सकता है। आगे स्वेदन के बारे में बताते हैं, लेकिन अनग्नि स्वेद है,
अग्नि नहीं देना है। गुरु प्रावरण वगैरह जो है उसका प्रयोग हो सकता है। और फिर जो ऊष्मा या स्वेद प्रादुर्भाव नहीं हो रहा इस प्रकार से, वो स्वेद प्रादुर्भाव अगर हो जाता है तो दिक्कत वाली बात इस प्रकार की नहीं रहेगी। ज्वरे दिवास नवज्वरे दिवास स्वप्न स्नानाभ्यंगान्न मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामान कषायांश विवर्जे। तो नूतन ज्वर में दिवास स्वप्न, दिन में सोना, ये इस प्रकार के, अगर ये बहुत ही थकान है तो उसको नींद भी आ जाती है, ये भी एक बात देखी जाती है। लेकिन उसको खुद को सोना नहीं है। स्नान, अभ्यंग, अन्न, मैथुन, इस इन सभी का त्याग करना है, ये कुछ भी नहीं लेना है इस प्रकार से। क्रोध प्रवात व्यायामान, क्रोध प्रवात और व्यायाम ये भी नहीं करने हैं। कषायांश विवर्जित, और कषाय जो है, जो आगे बताते हैं, वो भी इस अवस्था में नहीं लेने हैं। तो अभी रसशास्त्र के जरिए, रसशास्त्र की औषधियां पहले दिन से शुरू की जा सकती है। जैसे मैंने ये कहा, महाराष्ट्र में त्रिभुवन कीर्ति का लोगों में ज्यादा प्रचलन है, लेकिन हमारे ट्रेडिशन में लक्ष्मी नारायण का ज्यादा प्रचलन है, स्वर्ण सूच्यकर का ज्यादा प्रचलन है। और अगर सामावस्था ज्यादा ही हो तो जयमंगल रस का होता है। विट्टमारक को भी दे सकते हैं इस प्रकार से। नो डॉक्टर्स एडवाइज टू कीप बेबी इन एसी टू रिड्यूस फीवर। ये केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ इस प्रकार का है। तो ये निरामावस्था में कर सकते हैं, लेकिन सामावस्था में ऐसा करना गलत इस प्रकार का है। तो ऐसे हालत में निर्वात ये बताते हैं कि जहाँ वायु नहीं आ रहा इस प्रकार से, उस स्थान पर उसको रखना है, प्रवात टालना है इस प्रकार से। और व्यायाम वगैरह ये चीजें भी नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि मामूली सा अंगमर्द वगैरह, बुखार पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं हुआ है तो लोग ये सब करते हैं, तो ये तो गलत है। प्रागरूपेशु ज्वराद हुआ, ज्वर की शुरुआत की अवस्था में या प्रागरूप अवस्था में लक्षण अगर दिख रहे हैं तो फिर ये जो विवर्जन बताया गया है वो करे, फॉलो करे, और मुख्य रूप से लंघन करे। सबसे अहम मुद्दा लंघन ये है। ज्वरे लंघन मेवाद उपदिष्टम ऋते ज्वरात क्षयानिल भय क्रोध काम शोक श्रमोद्भवात। तो ज्वर में लंघन ही पहले बताया है, उसका अपवाद भी बताया है। क्षय, वातज, ज्वर, भय, क्रोध, काम, शोक, श्रम, इससे उद्भव जो ज्वर है उसमें लंघन नहीं करना है। हमारे घर का अनुभव रहा है, सुश्रुत जब 6 बरस का था तो ऐसे ही बुखार आया था, हम सिमरगढ़ पे गए थे और उसको पूरा चला था उसके ऊपर। तो पर्वताश्लेषात ये एक संधिपात दोष का कारण बताया गया है और उसको बुखार आ गया। वेट्ट मारक। और फिर लंघन करवा रहे थे। 5-6 दिन बुखार उतर नहीं रहा था, मामूली था लेकिन बुखार था, 99 100 इतना ही था। तो घर में एक श्राद्ध था मेरी नानी का, और उसने कहा मैं आज सब कुछ खाऊंगा इस प्रकार से। और वो रियली बैठ के उसने सब खाना खा लिया, आलू की भाजी वगैरह जो रहती है इस प्रकार से। तो और रोटी, दाल, चावल सब खाया। तो मैंने सोचा कि अब बुखार बढ़ जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, बुखार उतर गया और उस दिन से उतर ही गया, आगे फिर करने की कोई नौबत नहीं आई। तो श्रमज या श्रमानिलज ज्वर अगर है तो उसमें लंघन प्रशस्त नहीं है, उसमें तर्पणाधिक्रम करना ज्यादा उचित इस प्रकार का है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये अपवाद है जहाँ लंघन नहीं करना है इस प्रकार से, और फिर उसको लघु संतर्पण इस प्रकार का देना है। लंघनेन क्षयन नीते दोषे संदुक्षिते नले विज्वरत्नो लघुत्वंच क्षुच्छे वास्योपजायते। तो लंघन से दोष का क्षय अगर हो जाता है और अग्नि पर संदुक्षित हो जाता है तो विज्वरत्व अवस्था हो जाती है, ज्वर निकल जाता है, लघुत्वंच लघुता प्राप्त होती है, क्षुच्छे वास्य
उपजाए थे और उसको भूख भी लगती है। अब एक नया प्रचलन शुरू हुआ है फास्टिंग का, 18 घंटे फास्टिंग इस प्रकार से। और लोगों का कहना है कि ऑटोफैजी जो कैंसर में आवश्यक इस प्रकार की है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और सिर्फ़ 6 घंटे में आपको जो खाना खाना है, वो खाना है 2 बार इस प्रकार का और 18 घंटे लंघन करना है। मानो दोपहर 3 या 4 बजे खाना खा लिया तो दूसरे दिन 9-10 बजे खाना खाना है इस प्रकार से। तो ये 18 घंटे इस प्रकार से हो जाते हैं। इससे ऑटोफैजी कैसी होती है ये एक मुद्दा ध्यान में रखने का इस प्रकार का है। जनरली कैंसर की एक ख़ासियत है कि ऑटो सेल डेथ ये जो होना चाहिए उसके जीन के अंदर कभी किसी भी सेल के जीन के अनुसार कि हर सेल का एक अपना-अपना आयु है, वो होने के बाद वो मर जाता है और दूसरी उसकी जगह दूसरा सेल ले लेता है। लेकिन ये बात कैंसर सेल्स के बारे में नहीं होती। वो मरते ही नहीं है, बल्कि नए-नए सेल्स इस प्रकार के निर्माण करते रहते हैं और कैंसर बढ़ता रहता है। हाँ, तो आहारं पचति शिखि दोषान् आहार वर्जितः पचति, ये जो भस्मक रोग के बारे में बात बताई गई कि अग्नि आहार का पहले पचन करता है और आहार वर्जित है तो ही दोषों का पचन करता है। तो इसमें ये मुद्दा अहम है कि अगर हम लंघन नहीं करेंगे, खाना बंद नहीं करेंगे और खाना देते रहेंगे, तो वो कभी भी दोषों का पचन करेगा नहीं, सामावस्था का पचन करेगा नहीं, वो आहार का ही पचन करता रहेगा। और मूल जो स्थिति है, वो कभी सुधरेगी नहीं। इसलिए जब लंघन करते हैं, तो इस प्रकार से दोषों का पचन होना आरंभ हो जाता है और पहले साम दोष का पचन होता है, फिर निराम दोष का भी पचन हो जाता है, खास करके पित्त और कफ का इस प्रकार से। और फिर अग्नि प्रदीप्त इस प्रकार का हो जाता है। यहाँ सती सप्तमी की रचना है। तो ये पहली स्टेप होगी तो ही आगे का होगा। लंघनेन क्षयं नीते सति संदीक्षिते अनले सति इस प्रकार से। तो ये अगर दोषों का क्षय हो जाता है, अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, तो विज्वरत्वम लघुत्वं च क्षुच्चैवास्योपजायते तो उसमें विज्वरत्व, लघुत्व और क्षुत् ये निर्माण होते हैं। तो ये एक अहम चिकित्सा है लंघन ये इस प्रकार से। और लोगों को ऐसा लगता है कि लंघन नहीं करेंगे तो अशक्ति आ जाएगी। वैसे स्रोतोरोध बलभ्रंश ये बलभ्रंश लक्षण अमावस्था में बताए गए हैं दोषों के। और लंघन से स्रोतोरोध दूर हो जाता है। बलभ्रंश दूर हो जाता है। तो बलभ्रंश दूर होने से बल अच्छा लगता है, बल मिलता है इस प्रकार से। तो ये तो बात गलत है कि जब तक दोषों का पचन हो रहा है, साम दोष है या निराम दोष है, तब तक बलहानि नहीं होगी, उल्टा बल मिलेगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। मुझे बचपन से लेकर साइनसाइटिस की शिकायत थी 2-3 बरस से और मुख्य कारण था दही और पोहा। माँ को मालूम नहीं था, वो देती थी और मैं खाता था इस प्रकार से। और फिर नाक ब्लॉक हो जाना, थोड़ा बुखार आना वगैरह बार-बार होता रहता था। ऑट्रिविन के मैंने बहुत सारे बोतल खत्म किए। हर रोज़ ऑट्रिविन डालना ही पड़ता था रात में इस प्रकार से। आयुर्वेद में आया तो पता चला कि ये कारण है इस प्रकार से। फिर मैंने उन कारणों को टालना आरंभ किया, फिर वमन वगैरह किया और मैं ठीक हो गया। मुझे 2-3 बरस लगे फिर भी उसमें से बाहर आने के लिए। अब जब मैं इंटर्नशिप के बाद तुरंत कॉलेज में जॉइन हो गया था, तब मुझे एक बार एक्यूट पैनसाइनसाइटिस का अटैक हो गया। मालूम नहीं कुछ कारण हुआ होगा। हाँ, सती सप्तमी दोनदा सप्तमी का प्रयोग होता है और ये होने पर दूसरी बात चीज़ होती है, ऐसा है। इसी बीच में केलॉइड की संप्राप्ति और ट्रीटमेंट बताएगा। मांस दृष्टि माने है मांस वृद्धि माने। केलॉइड फिर भी एक समस्या है। और बहुत सारे केलॉइड्स में
दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ मरीज मिलते हैं दर्द होता है और वो बढ़ते रहते हैं, ये बड़ा विषय है। तो मुझे भी अच्छा समाधान उसका नहीं मिला है कि कैसे करेंगे। केवल मांस का नहीं, मेद का भी विचार करना है, रक्त का भी विचार करना है। ये दर्द है तो लीच एप्लीकेशन किया है, उससे फायदा होता है इस प्रकार से। लेकिन यही भी विकृत इस प्रकार की ग्रोथ है और मेद से संबंध ज्यादा उसका है। शौचालय तेल मैं लगाने के लिए बताता हूँ, कुछ मरीजों को कुछ हद तक फायदा होता है, लेकिन ज्यादा फायदा दिखाई नहीं दिया है। तो लंघन करवाना बहुत आवश्यक इस प्रकार का है, और लंघन करेंगे तो दोषों का पचन होगा। तो जो ऑटोफेजी के बारे में बात की जाती है, वो अग्नि से जुड़ी इस प्रकार की है। हमारा अग्नि सक्षम होना चाहिए, और लंघन से अग्नि सक्षम हो जाता है, तो वो इस प्रकार से पचन करना आरंभ कर देता है, सेल्स का इस प्रकार से। और फिर इस के जरिए ये ऑटोफेजी शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। सारे धातु का पचन कर एक तक जाए, हो सकता है। ये उसकी संप्राप्ति क्या है, एक थोड़ा देखना पड़ेगा। केलॉइड तो ग्रंथों में निर्दिष्ट नहीं है, और ज्यादातर सर्जरी के बाद केलॉइड दिखाई देता है। वैसे निज दोषों से भी होता है, लेकिन ज्यादातर सर्जरी के बाद दिखाई देता है। तो थोड़ा देखना चाहिए उसकी संप्राप्ति कैसी होती है, तो शायद बात चले। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी शुरुआत दोषों से ही होती है। एक तो रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, ये बात बताई गई है। ये दोष साम निराम दोनों इस प्रकार के हो सकते हैं, ज्यादातर साम दोष होते हैं। तो उनकी पहली चिकित्सा लंघन है। तो लंघन भली भांति अगर इस प्रकार से करेंगे, ये 18 घंटों का कहाँ से आया मालूम नहीं मुझे, लेकिन जब तक पाचन नहीं हुआ है, मल परिवर्तन नहीं हो रहा, तब तक लंघन ही करना है। ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। और फिर कोई भी रोग हो, चाहे ज्वर हो, चाहे हृदरोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे और कोई हो, सामावस्था है तो पहला लंघन ही करना है इस प्रकार से। मांसांकुर। ठीक है, एक बार संप्राप्ति किस प्रकार से ये देखो, लेकिन मुझे सिर्फ मांस से नहीं लगता, मेद से भी जुड़ा इस प्रकार का लगता है। और एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो गई कि पाचन दोषों का इस प्रकार का हो गया, तो धातुओं में स्थित इस प्रकार से भी जो आम है, उसका भी पचन होना आरंभ हो जाता है। आमेन तेन संयुक्ता दोषा दूषाश्च दूषिता सामा इत्युपदिश्यन्ति ये च रोगास्तदुद्भवाः। तो उस आम से संयुक्त दोष और दूष्य, ये साम इस प्रकार से कहे जाते हैं। और आसनादि काढ़े के फलश्रुति में रत्नामृता सप्तधातु गते वाते सामे सर्वांगजे पिपे, इस प्रकार का है। सप्तधातुगत सामवायु अगर है, तो उसका पचन ये रासनाति पंचक से होता है। रासनामृता महादारु नागर जय श्रुतम, ये पाठ है इस प्रकार से। तो इसके आधार पर फणसलकर सर का कहना था कि कषायों का जो कार्य है वो धातुओं में ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होता है। चूर्ण, क्षार वगैरह जो है उनका कोष्ठ में पाचन करने का इस प्रकार का कार्य है, और घृत वगैरह जो है वो धातुओं में धातुओं की रक्षा करते हुए कुछ काम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो
दोषों का पाचन होना, इसके लिए लंघन आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर एक बार साम दोष निराम हो गए, फिर निराम दोषों का भी पचन हो गया, तो ये विज्वरत्व, लघुत्व, क्षुत्, ये सब निर्माण इस प्रकार के होते हैं और फिर खाना शुरू करना है इस प्रकार से। प्राणाविरोधिना चैनम लंघनेन उपपादयेत् बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोऽयं क्रियाकर्मः। तो इसको प्राण विरोधी इस प्रकार से लंघन से जुड़वाए या उपपादयेत् बलाधिष्ठानम आरोग्यम। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आरोग्य का अधिष्ठान बल है। यदर्थोऽयं क्रियाक्रम, हम सभी जो क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, वो आरोग्य के लिए करते हैं। अगर ऐसी आपत्ति हो गई कि अशक्ति बहुत ही आ गई, बल बिल्कुल टिका नहीं लंघन के कारण, जो नेचुरोपैथी में अभी किया जाता है, बहुत ही ज्यादा लंघन करते हैं इस प्रकार से, और फिर अशक्ति आ जाती है। अगर उतना लंघन करने की आवश्यकता है तो ही वो बेहतर ऑप्शन है। और फिर उनका प्राकृतिक आहार जो है वो फल वगैरह इस प्रकार का है, वो काफी गुरु है। हमारे दृष्टि से अगर नेचुरोपैथी के बारे में हम सोचेंगे तो लंघन के बाद पेयाविलेप्यादि जो संस्कृतान इस प्रकार का वर्ग है, वो हमारे हिसाब में अच्छा है, क्योंकि उसमें अग्नि संस्कार है। वो डायरेक्ट फल खाने के बजाय ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। दुर्दैव से नेचुरोपैथी का बेस एलोपैथी का है। उसका जो खाने पीने का जो बेस है वो पूरा एलोपैथी का है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार की सोच है, और अग्नि का विचार नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ उरुली कांचन में नेचुरोपैथी का सेंटर है, और डॉक्टर आर्य करके वहाँ पे बीएमएस या एमडी ग्रेजुएट्स है करने वाले। तो हमारी एक विजिट रखी थी, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों को, सेकेंड ईयर छात्रों को मैं लेके गया था। तो उनसे बातचीत हुई। वो तो बीएमएस था, फिर भी वो आयुर्वेद पूरा भूल चुका था। और नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स के आधार पर ये सब चल रहा था। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स है, अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसके लिए क्या देना है, सोरियासिस का पेशेंट है तो उसके लिए क्या देना है, तमक श्वास का है, हृदय रोग का है, वगैरह वगैरह। हर रोग के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल इस प्रकार से है। तो मरीज जब आता है तो हम लोग शुरू कर देते हैं इस प्रकार से। तो मैंने पूछा, आप कारणों को ढूंढते हैं क्या, पूछते हैं क्या? तो कारणों को ढूंढने का कोई, ये अगर डायबिटीज है तो ठीक है, डायबिटीज को लेकर आगे शुरू हो जाना चाहिए। वो दही खा रहा है, पानी ज्यादा पी रहा है वगैरह, देखने की कुछ आवश्यकता इस प्रकार की नहीं। मैंने पूछा था कि आप इसके बारे में पूछते हैं क्या वगैरह इस प्रकार से। तो वो बोला उसका क्या महत्व है। मैंने कहा दो तरीके से है। एक तो संक्षेपतः क्रिया और निदान परिवर्जनम, इस दृष्टि से निदान को टालना, कारणों को टालना, ये पहली चिकित्सा है। हेतु विपरीत चिकित्सा इस प्रकार के कर सकते हैं तो वो भी उसका एक अलग मायना है। और दूसरी चीज, जो बीमारी हुई है उसका हमारे दृष्टि से निदान क्या है, अग्नि की स्थिति कैसे है, बल कैसा है, मानस बल कैसा है। क्यों यहाँ मानस बल की बहुत आवश्यकता रहती है। लंघन करवाते हैं तो मानस बल के बिना लंघन नहीं हो सकता इस प्रकार से। तो शारीरिक बल भी होना चाहिए, मानस बल भी होना चाहिए इस प्रकार से। और हमारे दृष्टि से अग्नि कैसा है ये बात देखने की जरूरत इस प्रकार की होगी। तो केवल एक स्टीरियोटाइप, प्रोटोटाइप ट्रीटमेंट करवा देना ये वास्तव में ठीक नहीं है, लेकिन यही सिलसिला अभी चल रहा है। माधवबाग में शुरू में हृदरोग, अब ये डायबिटीज के बारे में उन्होंने शुरू किया है, और प्रोटोटाइप ट्रीटमेंट है कि ये सभी लोगों को एक ही ट्रीटमेंट देनी है। और फिर भी रिजल्ट्स है, चंद ही लोगों में रिजल्ट नहीं मिलते हैं। 10 दिन या लघुता आने तक लंघन करे तो अच्छा, संसर्जन क्रम की तरह। ये आगे आता है, निर्दशा हम अपनी ज्ञाता तर्म लंघितम तेयान्न पाए तेषाम तर्पणादि कर्म मोहिता, इस प्रकार का।
यूश कल्पना से स्टार्ट करके साथ 10 दिन लघुताने तक करे याच्या संसर्जन कमी करा. डिटॉक्सिफिकेशन, कोलोन क्लिन्स ही नावं लोकांना भारी वाटतात. नॅचरोपॅथी मध्ये मडबात सनबात ही या कुछ अलग इस प्रकार से करते हैं तो लोगों को लगता है अरे कुछ अलग ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ करना चाहिए इस प्रकार से. लेकिन हमारे शरीर में विष संपृक्त हो ही गया है, ये केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के जरिए या फिर एलोपैथी की दवाइयों के जरिए इस प्रकार से. तो डिटॉक्स ये जो आज का नया शब्द है ये ठीक है हमारे हिसाब पे कि उस विषयों को हम दूर करें, पाचन करें इस प्रकार से. लेकिन हमारे दृष्टि से नेचुरोपैथी अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी बात इस प्रकार की होती है. एक दूसरा अहम मुद्दा है, श्रीधारियम केरल में प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट होता. सर बड़े आयुर्वेद संस्थान में प्रोटोकॉल के सिवाय दूसरा कोई पर्याय है नहीं, ऐसा कहते हैं. ये मूल रूप से लोगों को अग्नि वगैरह के बारे में बताना, आमावस्था के बारे में बताना ये आवश्यक होगा. तभी हम कुछ परिवर्तन कर पाएंगे कि नहीं इसमें अग्नि बिल्कुल ही बंद है तो लाजामंड से शुरू करें वगैरह वगैरह. इसमें थोड़ा ठीक है तो पेया से शुरू कर सकते हैं, इसमें कफ का प्राधान्य है तो यूज देना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से. तो कम से कम प्रोटोकॉल में भी वैरायटी होनी चाहिए कि ये है तो ये देना है, ये है तो ये देना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से. कल ही मेरे पास वो केरल के वैद्य, विश्व वैद्य आए थे और इमरजेंसी हैंडलिंग ये उनका विषय है और सभी से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं. काफी 1.5-2 घंटे तक बातें इस प्रकार की चली, नंबूदिरी इस प्रकार से. तो प्रोटोकॉल अगर बनाना है तो भी फुल प्रूफ फोटोग्राफ प्रोटोकॉल बनाना है. केवल ये करते रहना है ये बात सही नहीं है. इस तरीके में एलोपैथी में फीवर में हाई प्रोटीन डाइट और देते हैं. मैं हॉस्पिटल में पनीर, माश की दाल, सबूत अन्न देते हैं. तो ये तो गलत है. कोविड-19 में भी यही सिलसिला हुआ. एलोपैथी में जिनके उपचार चल रहे थे अस्पताल में खास करके उन्हें ये सब अंडा बिंडा इस प्रकार का भी दे दिएगा और फिर आगे नौबतें आई, ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, बुखार बढ़ गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से. उसके लिए एंटीबायोटिक्स का देना इस प्रकार से या फिर रेमडेसिविर वगैरह इस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग ये चलता रहा इस प्रकार का सिलसिला. लेकिन हमारे हिसाब में कारणों को ढूंढना, अगर लंघन देना है तो भी कारणों को ढूंढना. डेली 16 तास फास्टिंग होत असेल तर चालेल का? इव्हिनिंगला 6ला जेवण, नेक्स्ट 10 AM ला जेवण, इट इज ओके. इसमें पहला है कि पहले अन्न का पचन होना चाहिए, खास करके सायंकाल का या पहले दिन का जो भोजन है वो पूरा अच्छी तरीके से पचा है. उद्गार शुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः लघुताक्षुत पिपासाक्ष जीर्णाहार से लक्षण, ये लक्षण दिखाई देने चाहिए. फिर ही सुबह का खाना खा सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है. ये शाम 6 बजे और सुबह 10 बजे ये मैं भी करता था, बहुत सारे बरसों तक ये करता रहा इस प्रकार से. कोविड में कफवर्धक गुरु अन्न खूब दिया. तो इसके पीछे उनकी सोच थी कि खाना नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं बढ़ेगी, बल नहीं रहेगा और फिर इसके लिए करना जरूरी है. ये जो प्राणा विरोधिना चैनम लंघनेन उपपादयेत, प्राण अविरोधी इस प्रकार के लंघन को देना, खास करके नबालम अति यंत्रेत, बालों में ये बात देखनी है कि अति यंत्रणा उसमें नहीं होनी चाहिए, उसको ज्यादा नियंत्रण नहीं करना चाहिए. वो अगर डिमांड करते हैं कि मुझे ये खाना ही है इस प्रकार से तो थोड़ा दे दो, उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हो तो करो, लेकिन वो दे दो इस प्रकार से. अग्नि कैसा है ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा. और फिर
प्राण से अविरोधी इस प्रकार का उल्लंघन करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि आरोग्य का अधिष्ठान बल है। ये सबसे अहम इस प्रकार का है। अभी कैंसर में, एलोपैथी में भी इस प्रकार के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। एक बार निश्चित हो गया कि ये भलाना कैंसर है, चाहे प्रोस्टेट का हो, चाहे लंग का हो, ओवरी का हो, ब्रेस्ट का हो, और कुछ भी हो इस प्रकार का। सेल टाइप निश्चित हो गया, उसके आधार पर कार्बोप्लेटिन और ये दवा देनी है इस प्रकार से, और वेट के अनुसार डोज निश्चित करना है। यह अजीब है आयुर्वेद में इस प्रकार से। दो हमारे यहाँ दोष प्रमाण विशेषम अपचार विशेषण, और अपचार विषय से दोष प्रमाण मालूम होने पर दोष के प्रमाण के अनुसार मात्रा देनी है औषध की, ये बात कही जाती है। वो वहां पे नहीं है कि ये बॉडी वेट कितना है उसके आधार पर मात्रा निश्चित की जाती है। ऋतु कौन सा है ये भी नहीं देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु है तीव्र इस प्रकार का, फिर भी ये केमोथेरेपी का उतना ही डोज, रेडिएशन का उतना ही डोज दिया जाता है। जाड़े का मौसम है तो ये सहन कर लेते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में सहन नहीं कर पाते हैं लोग, तो बल हानि बहुत ज्यादा होती है, और बल हानि होने से बार बार रोग बढ़ता रहता है। तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि कैंसर का आइडियल प्रोटोकॉल पहले निदान परिवर्जन, कि रोजाना खाना जो है वो बंद करके ऑर्गेनिक या नेचुरल फूड लेना है, ये पहला है। अग्नि के अनुसार पेया विलेपी वगैरह इस प्रकार के क्रम कर सकते हैं, और फिर दूध पे रखेंगे, केवल दूध पे रखेंगे। तो ये पहला कदम है। जैसे मैं एक उदाहरण देता आया हूँ कि कार चला रहे हैं और हमें रुकना है, तो हम क्या करेंगे, तो लोग बताते हैं कि ब्रेक लग अप्लाई करेंगे। तो ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर ऐसा है कि पहले एक्सेलरेटर से पाँव उठाओ, क्योंकि उससे गति मिल रही है। तो जिन कारणों से रोगों को गति मिल रही है उनको पहले रोकना है। फिर लोअर गियर में आना है। हम 5वें गियर में गाड़ी चला रहे हैं, तो अब चौथे, तीसरे, दूसरे गियर में आना है, और फिर ब्रेक अप्लाई करना है। तो उसी तरीके से पहले क्या करना है, तो कारणों को टालना है। फिर उसके बाद में जो आदर्श जीवन शैली है उसका अवलंब करना है। सुबह जल्दी उठना शुरू करना है, योग वगैरह शुरू करना है, नैसर्गिक खाना खाना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर दवाइयों का रोल है। दवाइयों में भी कैंसर सेल को नष्ट करने वाली दवा देनी है या इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा देनी है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। मैं मानता हूं कि इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा देना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम खुद लड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी लड़ती है, तो शरीर की हानि कम से कम होती है। चाणक्य का ऐसा कहना है कि अगर युद्ध अटल है, अनिवार्य है, तो शत्रु के भूमि पर होना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस भूमि में युद्ध होगा उस भूमि की हानि निश्चित रूप से होती है। तो वो अगर हम पर अटैक करने वाला है तो हम खुद ही उसके ऊपर अटैक करें और उसके भूमि में युद्ध हो जाए, इस प्रकार के। वही सिलसिला ये जंतुओं के बारे में हमें सोचना है इस प्रकार से, कि अगर मानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह ये सभी रोग निर्माण करते हैं, और इसके लिए ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल इस प्रकार की दवा शरीर में देनी है, तो इसमें ये ऐसा हो जाता है कि हमारा शरीर हमारी युद्ध भूमि बन जाता। अगर सच्ची बात यह है कि ये कारण है और उनका नाश करना है, तो बाहर ही उनका नाश करना ज्यादा बेहतर है। तो पर्यावरण साफ सुथरा रखो, कहीं पे ये पानी वगैरह संचित इस प्रकार का न हो, प्रदूषित जल, प्रदूषित वायु इस प्रकार का न हो, तो उसके बारे में सोचना है। हमने जो यहाँ पे आरंभ किया था वो धूपन करते थे क्लिनिक में। शुरू में 2-3 हफ्ते तक ही क्लिनिक बंद रहा, फिर लोगों के फोन आने लगे, हमें आना ही है इस प्रकार से, या फिर आ नहीं सकते तो कुरियर से दवाइयाँ भेजो, लेकिन दवाइयाँ चाहिए इस प्रकार से। तो हमने ये सभी जो कंपाउंडर्स वगैरह, रिसेप्शनिस्ट वगैरह जो थे, उनको एक ये दे दिया, बिल्ला इस प्रकार से, या आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, कि ये क्लिनिक में काम कर रहे हैं इस प्रकार से। तो वो आने लगे क्लिनिक में। तो फिर दवाइयाँ, कुरियर भी शुरू हो गया, तो दवाइयाँ भेजना इस प्रकार का शुरू हो गया।
लेकिन जब मरीज आने लगे उनको भी मैंने खत लिख के भेजा कि ये दिस इज माय पेशेंट, ही हैज एन अपॉइंटमेंट इन माय क्लिनिक एंड ही मे बी अलाउड टू ट्रैवल। बम्बई से आ रहे हैं, कोई दूसरे जगह से आ रहे हैं, तो हमने उनको खत भेजे हमारे लेटर हेड पर कि ही इज माय पेशेंट, ही नीड्स ट्रीटमेंट फॉर कैंसर वगैरह इस प्रकार से। तो फिर ये पुलिस वालों का मामला खत्म हो गया कि पुलिस वाले जब सर्टिफिकेट देखते थे और मरीज तो दिखाई देता था कि ये मरीज है, कैंसर का मरीज है इस प्रकार से, तो फिर कोई उनको रोकता नहीं था, ये आने लगे इस प्रकार से। लेकिन हमने धूपन शुरू किया क्लिनिक में। क्लिनिक शुरू करने से एक पूर्व एक बार और क्लिनिक खत्म होने के बाद एक बार, तो जो भी अगर इस प्रकार के कोविड-19 के जंतु वगैरह या अन्य कोई जंतु होंगे, वो उस प्रकार के वातावरण में नहीं टिक सकते। ये बेहतर तरीका है। शरीर में आने के बाद उनको कुछ करना है, ये अलग बात रहेगी। फलस्वरूप हमारे स्टाफ में से कोई भी कोविड से ग्रस्त नहीं हुआ। करीबन मेरा 20 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे और सदाशिवपेट में लेकर इस प्रकार से, और छात्र भी रहते हैं, लेकिन एक को भी कोविड नहीं हुआ। काफी लोगों ने वैक्सीनेशन भी नहीं लिया इस प्रकार से, फिर भी किसी को कोविड हुआ ऐसी स्थिति नहीं रही। तो धूपन कौन से द्रव से करते हैं? हमने वचा का ज्यादा प्रयोग किया था। वचा, सरसप, हिंगू, ये सभी का करते। ऊद धूप का भी उसका जरा गंधा अच्छा रहता है, ये भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इनके जरिए धूपन करने से बाहर लड़ाई होगी और हम बच जाएंगे, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो ऐसे हालात में हाँ, तो ऐसे हालात में शरीर का युद्ध भूमि के तरीके से प्रयोग करना यह बिल्कुल गलत है। हम खुद लड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी लड़ती है, तो वो अपने शरीर को बचाने की कोशिश करती है। एंटीबायोटिक्स को या एंटी कैंसर ड्रग्स को क्या लेना देना है हमारे शरीर से? वो उन सेल को मारती है और हमारे अच्छे सेल को भी मारती है, तो इम्यूनिटी घट जाती है, कम हो जाती है, और कैंसर बार बार उभरता है। तो बलाधिष्ठान आरोग्यम ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरोग्य का अधिष्ठान बल है। बल कम से कम टिकाए रहे, ये भी बात अच्छी है। अगर बल को बढ़ा सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। तो लंघन से बल बढ़ता है। लंघनेन क्षयन्ते दोषे संदुक्षिते नले विजत लघुत्वंच। इस प्रकार से बल भ्रंशय लक्षण दूर हो जाता है और फिर बल बढ़ता है इस प्रकार से। तो ये बात लोगों के समझ में आई है, इसके बारे में प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। एक तो कैंसर की बात छोड़ो, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो भी एलोपैथिक ड्रग्स लेते रहते हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे हृदरोग हो, कुछ भी हो, तो एलोपैथी का मकसद केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ में है। इसमें परहेज करना है, ये बात ही एलोपैथी भी भूल गई है और लोग भी भूल गए हैं इस प्रकार से। तो कम से कम परहेज करना जरूरी होगा, ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। अभी लोग ऐसा समझते हैं कि एलोपैथी में परहेज की जरूरत नहीं होती है, आयुर्वेद में होती है। एलोपैथी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खाओ पियो, दवाइयां ले लो, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का कोर्स सभी डॉक्टर्स के लिए निर्माण किया जाए। कल जो नंबूतिरी वैद्य आए थे, उनके साथ एक फ्रेंच डॉक्टर आया था, वो एमडी मॉडर्न मेडिसिन इस प्रकार का है। और
उसका कहना था ये एलोपैथी गलत कर रही है और परहेज के बारे में सोचना जरूरी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वो तो आयुर्वेद के क्षेत्र में आ गया, आयुर्वेद से प्रभावित इस प्रकार का है। तो ऐसी अवस्था में ये डॉक्टर्स हमारे लिए अच्छे काम करने आ गए। संजय पिशारोड़ी करके ऑन्कोलॉजिस्ट था, वो भी बहुत अच्छा था, दुर्दैव से उसका देहांत हो गया एक्सीडेंट में। आजकल की ऋतु कौन से द्रव्यों से धूपन अच्छा है, यही कर सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गूगल एक अच्छा है इसमें। और सारे एलोपैथी वाले ड्रग बलहानि करते हैं, ये तो है इस प्रकार के। तो वचा है, गुगुल है, उद्धूप जो मिलते हैं वो भी अच्छा सुगंध वाले इस प्रकार के हैं। तो इन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कफग्न वगैरह ज्यादा चाहते हैं तो हिंगू या ज्यादा उग्र द्रव्य इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी पहल होगी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फॉर डॉक्टर्स इस प्रकार से। वैद्य रत्नम में सिद्धार्थ का धूपन चूर्ण आता ज्वर रोगाती का, तो ये जो मिलता है वो तो कर सकते हैं। सिद्धार्थ का अगर इस प्रकार का है तो शायद ये सरसों वाला इस प्रकार का है। तो मेरा कहना है कि अगर डॉक्टर्स लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे, कोई भी डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, बीएचएमएस हो, बीएमएस हो, कोई भी हो, अपराजिता धूप भी है वैद्य रत्नम का। ओके, तो वो अगर लाइफस्टाइल को समझेगा, वो लाइफस्टाइल को पालेगा, वो नैसर्गिक आहार लेगा, तभी वो दूसरों को बता सकता है। नहीं तो वो कैसे बताएगा और दूसरे लोग भी कैसे मानेंगे। तो ये जरूरी है कि डॉक्टरों को पहले बदलना है इस प्रकार से, पूरे विश्व भर के डॉक्टरों को। तो उसका कहना था कि भारत में मुश्किल है कि, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टर्स विदेशों में जल्दी बदलेंगे। ऐसा उसका कहना था, जैसे वो बदल गया उस प्रकार से। तो यह ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा कि हम विदेशों के डॉक्टरों पर जिक्र करेंगे और इंटरनेशनल कोर्स करेंगे लाइफस्टाइल का इस प्रकार से। रेसिडेंशियल कोर्स होगा, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना, रात को 9 बजे सो जाना, नियमित रूप से योग व्यायाम वे सब करना, खेती में जाकर देखना क्या करते हैं लोग। अन्न से ही शरीर बनता है, देहो ही आहार संभव, और उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है इस प्रकार से। फूड फैक्ट्रीज है, उसमें विजिट करके देखते हैं क्या क्या डालते हैं, कौन से केमिकल्स वगैरह डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में वगैरह वगैरह। तो ये अगर बात का पता चले तो हमारी आंखें खुल जाएगी। पहले डॉक्टरों की आंखें खुलना बहुत जरूरी है, और फिर वो समाज को जागरूक करेंगे कि ये मत करो वगैरह इस प्रकार से। तो मेरा ये सुझाव, काफी दिनों से, काफी बरसों से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे अच्छी संस्था नहीं मिल रही कि जो इसमें काम करे इस प्रकार से। मैंने सोचा था दर्शन शंकर करेगा इस प्रकार से, लेकिन वो उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। वच्चा खदीर जायपत्र पवित्र ज्ञान में वापर, कर्पूर, पंचतिक्त घृत गुग्गुल एटसेट्रा धूप ने ने यूज किया था। उसका दूसरा एक फायदा ऐसा भी हुआ, गृह गोधिका बंद हो गई। ठीक है। मेरे फॉरेन के पेशेंट रहते हैं, उनको पथ्य बताने में कोई कठिनाई होती है। उनके आहार श्रृंखला के अनुसार क्या पथ्य बता सकते हैं? किताब लिखो। या अगर किताब लिखनी नहीं है तो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करो। अगर हम परहेज के बारे में, ये पेया यूश वगैरह के बारे में वीडियोस अपलोड करते हैं तो क्या करना है ये समझ पाएंगे।
और वैसे भारतीय संस्कृति में शाकाहार में भी काफी दिलचस्प बातें हैं, रोचक है शाकाहार। हमारा शाकाहार रोचक है, विदेश में उनको मालूम ही नहीं है शाकाहार क्या होता है इस प्रकार से। तो इसलिए ये अपने अपने तरीके से इसमें योगदान देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ये ज्यादा अच्छा होगा। एक्सप्लेन बल अधिष्ठानम आरोग्यम। तो बल के ऊपर ही आरोग्य निर्भर है, और एलोपैथी ये बात पूरी तरीके से भूल चुकी है। हम भी भूलते हैं इस प्रकार से। तो बल कैसे बनते रहे? अभी सहजं कालजं युक्तिकृतं च, ये बल त्रिविध है, हमारे हाथ में केवल युक्तिकृत बल है। तो खाना अच्छा होना चाहिए, नैसर्गिक होना चाहिए, योग्य मात्रा में लेना चाहिए, अग्नि के अनुसार ही लेना चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। आयुष विभाग में सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इन सभी चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं, एमओयू के माध्यम के प्रयास कर सकते हैं। मालूम नहीं। वेलनेस सेंटर्स जो है उसमें हम कुछ अगर कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा नहीं है। वेलनेस सेंटर वगैरह में मसाज पर ज्यादा जोर है, शिरोधारा पर ज्यादा जिक्र है, क्योंकि उससे पैसा मिलता है। केवल आप सलाह दे देंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग अगर बढ़ता है और उसकी उपलब्धियां वेलनेस सेंटर में अगर होती तो सेल होगा और उसे पैसा मिलेगा। बगैर पैसों के कुछ काम नहीं होगा, ये बात सही है इस प्रकार से। तो इसका कन्वर्जन पैसों में कैसे करना है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो मेरा सुझाव है कि सभी अपने अपने तरीके से वीडियो, ऑडियो जो भी हो उसका प्रचार प्रसार करते रहे, कुछ किताब लिखे। मैंने जो अभी किया है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है 5 मिनट का रोज, फिर उसकी किताब बनती है। वे कोई व्यक्ति टाइप करता है उसको, फिर बाद में उसकी किताब बनती है। ये इस किताब को ऑडियो बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑडियो किताब भी उपलब्ध हो जाती है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन लोगों के मतों में परिवर्तन कैसे लाए, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। मैं सोच रहा हूँ इस सभी के बारे में, जिम्नेशियम, हेल्थ क्लब्स, योगा इंस्टीट्यूट्स, वेलनेस सेंटर, इन सभी से संपर्क होना चाहिए हमारा। और बल कैसे बढ़े? जिम्नेशियम में व्यायाम के द्वारा बल बढ़ाया जाता है, योग में योग प्रक्रिया के द्वारा बल बढ़ाया जा सकता है इस प्रकार से। अगर नैसर्गिक इस प्रकार का अन्न हम प्रोवाइड करेंगे, खाद्य प्रोवाइड करेंगे, तो उससे भी बल बढ़ेगा इस प्रकार से। और फिर रसायन औषधियों का प्रयोग हम उसका सुझाव देते हैं। तो विहार आहार योगजम, तो वहाँ योग का मतलब चक्रपाणी दत्त ने औषधियों का प्रयोग इस प्रकार का कहा। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो भी ले ले और साक्षात योग भी ले ले, इस प्रकार से जो योग चिकित्सा है वो भी ले ले, वो भी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कन्सल्टेशन फीस घेऊन आधी चालू करावं, व्हॅल्यू ऍडिशन साठी गरजेचं। बल इज इम्युनिटी और द बॉडीली एनर्जी। वैसे बल का मूल अर्थ तो बॉडीली एनर्जी है, लेकिन बलाधिष्ठानम आरोग्यम, ये अगर सही है तो इम्यूनिटी या आरोग्य उसी के ऊपर निर्भर है, और इसीलिए उसको ज्यादा महत्व देना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। ये आयुर्योग और हार्मोन्स, ये जो 6 तारीख को है पुणे में प्रेसिडेंट होटल में, तो उसकी डेडलाइन आज रात 8 तक है। क्योंकि हमें कहीं पे तो रुकना पड़ेगा इस प्रकार से। इस प्रकार का आगे नहीं होगा, आयुर्योग और हार्मोन्स इस प्रकार का आगे नहीं होगा। और एक कोर ग्रुप बनेगा, और फिर उनके लिए ही आगे का प्रचलन होगा। मूल ग्रंथों का अध्ययन करना, आयुर्वेद, हमें आयुर्वेद के स्ट्रेंथ को लेके काम करना है ये। 3 साल से बच्चे में भूख बहुत लग रही है,
हर 1-2 बरस आवर बाद ही भूख लग जाती, दही नहीं खा रहा, पानी भी ज्यादा नहीं लेता, बहुत बहुमूत्रता भी नहीं है, पर शुगर का लेवल ब्लड शुगर में बढ़कर HbA1c 5.8 तो नॉर्मल है। हितों में कोई जंक फूड नहीं है, पर मिल्क 4-5 ग्लूकोज बिस्किट दिन में, ये तो बंद करना चाहिए बार। इससे भस्मक रोग या मधुमेह के रोग में विचार करें। दोनों तरीके से विचार हो सकता है, लेकिन ये जो कारण है वो तो टालो पहले इस प्रकार से। ऑनलाइन नहीं है ये, फिर भी अभी ऑफलाइन ही है। तो जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करे आज 8 बजे तक, इस प्रकार से। और जैसे मैंने कहा, ये फिर से नहीं होने वाला हार्मोन के बारे में। आगे इसका एक आयुर्योग का एक कोर ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप में अध्ययन चालू हो जाएगा। वो शायद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इस प्रकार का होगा, क्योंकि वो इस प्रकार का एक दिन का नहीं होगा ये। हम उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। तो जिनको करना है वो तुरंत शामिल हो जाए, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।